जीवन मौत की सजा के निर्णय और मौत के बीच की काल कोठरी है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमारा जुर्म क्या है? इससे बड़ी कॉमेडी और कुछ नहीं हो सकती। किसी ने कहा है ना कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, आखिर खता क्या है ये तक पता नहीं। अगर मान लें कि जीवन मृत्यु की क्रिया है, लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ डेथ, तो फिर ये दो तरह से घटती है, एक बायोलॉजिकली और दूसरा कॉन्शियसली या स्पिरिचुअली। बायोलॉजिकली यानी लिव लाइक अ पेन, जैसे एक पेन जीता है। हाँ, पेन के अंदर मिलियंस ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स फ्लो कर रहे होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी बुद्ध या कृष्ण नहीं बन सकता। उसी तरह हमारी बॉडी भी 37 ट्रिलियन सेल से बनी है। हर सेकंड हमारे शरीर में 1 मिलियन सेल्स नष्ट हो जाते हैं और अप्रोक्स 3.8 मिलियन सेल्स नए बनते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? भोजन से। हाँ, यही कारण है कि जब हम कई दिनों तक लगातार व्रत या फास्ट करते हैं तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, क्योंकि ऑर्गन्स की फूड सप्लाई चेन बाधित हो जाती है। कई सारे बायोलॉजिस्ट का मानना है कि हर 24 घंटे में पेंक्रियास के सेल्स पूरी तरह से बदल जाते हैं। 3 दिन में स्टमक की सारी लाइंस और 7 से 10 साल में इंसान की पूरी बॉडी ही रिकवर कर जाती है। और ये प्रक्रिया लगातार 190 सालों तक चल सकती है। अर्थात अगर हमारी बॉडी हमारा साथ दे तो हम 190 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। और इस पर कई प्रयोग भी हो रहे हैं, जहां ह्यूमन बॉडी को कई -डिग्री टेम्परेचर में रखकर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसे एक तरीके की टाइम मशीन भी कह रहे हैं। सोचो ना, अगर आपको बेहोश करके 100 सालों तक 2023 में एक बक्से में बंद कर दिया जाए और आपकी नींद 100 साल बाद 2123 में खुले, तो क्या ये एक तरीके की टाइम मशीन नहीं है? क्योंकि परिवर्तन ही तो समय है, चेंज इज टाइम। लेकिन वहां बॉक्स में आप पूरी तरह से स्थिर हो, साइकोलॉजिकली भी और बायोलॉजिकली भी। ऐसा ही कुछ पैसेंजर मूवी में भी दिखाया गया है, जहां एक इंसान 90 साल पहले ही अपने स्लीपिंग चैम्बर से उड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्या है जो हमें कई सालों तक जिंदा रहने से रोकता है? इसका कारण भी है फूड, यानी खाना ही है जो हमें जिंदा रखे हुए है, और खाना ही है जो हमारी मृत्यु का कारण भी बनता है। आज से कई सैकड़ों साल पहले मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फूड और एयर दोनों ही स्वच्छ थे, हाइजीनिक थे। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने भले ही बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन फूड और एयर की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। या अगर खाना अच्छा है भी तो हमारी आदत खराब हो गई है, और यही फास्ट फूड, अल्कोहल, सिगरेट या जीरो एक्सरसाइज ही धीरे धीरे हमारे लिए कैंसर का काम करता है। जैपनीज इकिगाई का एक रूल हेल्दी फूड भी था, जो वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था, जिसके कारण वहाँ के लोग लंबे समय तक जिंदा रह पाते थे। लेकिन क्या कोई पूरी तरह से कभी मर भी सकता है? क्या एक्चुअल में कोई अंत, दी एंड, एग्जिस्ट भी करता है? एक बीज के अंकुरित होने से पौधा बनता है, पौधे से पेड़, पेड़ में फल आते हैं, और फल में जो बीज हैं उनमें हजारों लाखों पेड़ छुपे हुए हैं। इसके अलावा कई पत्ते टूटकर खाद के रूप में पेड़ को ही पोषण देते हैं। यानी इन सिटू या एक्स सिटू, दोनों ही तरीके से देखा जाए तो देयर इज नो एंड। ये आप कह सकते हो द एंड इज द बिगनिंग एंड द बिगनिंग इज द एंड। अंत ही शुरुआत है और शुरुआत ही अंत है। टू एक्सट्रीम्स ऑफ एवरीथिंग इज द सेम थिंग। बिना अंधेरे के उजाला नहीं हो सकता, और बिना साइलेंस के साउंड संभव नहीं है, क्योंकि अंधेरा अपने आप में उजाला है एंड साइलेंस इज द साउंड इन इटसेल्फ। लेकिन ये सब भी एक टाइम फ्रेम में ही घटित हो रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो टाइम के बियॉन्ड हो? अगर देखा जाए तो हम 3 बार मरते हैं। हमारी पहली मृत्यु तब आती है जब हमारी जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वैदिक काल में द्विज या टॉय स्पॉन की अवधारणा थी। हालांकि वेदों, उपनिषदों या वेदांग में हमें द्विज शब्द की चर्चा नहीं मिलती है। द्विज या द्विजा शब्द का पहला प्रयोग हमें धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है, जैसे गौतमी धर्मशास्त्र। हालांकि तब वो किसी अलग ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा था। और अगर हम द्विज शब्द के पहले प्रॉपर यूज की बात करें तो ये हमें 2nd, 3rd, 4th सेंचुरी CE में लिखे गए स्मृति शास्त्र में देखने को मिलता है, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। इसके अलावा रामायण और महाभारत में भी द्विज शब्द की चर्चा कई बार की गई है। द्विज या ट्वाइस बॉर्न के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम 2 बार जन्म लेते हैं। या आप कह सकते हो कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे उसका पहला जन्म कहा जा सकता है, और जैसे जैसे उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस का विकास होता है, वैसे वैसे उसका दूसरा जन्म होता जाता है। इसीलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मनुष्य रूप में हम पैदा तो जानवर ही होते हैं, इंसान तो बनते हैं ग्रेजुअली। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बिकमिंग। माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है, और जब गर्भ में बच्चे का विकास पूर्ण हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है। लेकिन यह भी तो एक चरण ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, नॉट द एंड। क्योंकि सिर्फ पैदा होने को जन्म कैसे कहा जा सकता है?
और अगर पैदा होना ही जन्म लेना है तो आप जन्म किसे कहोगे? जब स्पर्म और एग या ओवम के मिलने से जाइगोट बना उसे आप जन्म कहोगे, या जाइगोट से एम्ब्रायो या फीटस बना उसे आप जन्म कहोगे, या फिर भ्रूण में कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस होना शुरू हुई उसे आप जन्म कहोगे, या गर्भ में भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो गया उसे आप जन्म कहोगे? और अगर ये सब पैदा होना नहीं है तो सिर्फ गर्भ से बच्चे के बाहर आने को पैदा होने कैसे कहा जा सकता है? और देखा जाए तो गर्भ से बाहर आने के बाद भी बच्चा बायोलॉजिकली पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को विकसित होने में 12 से 15 साल का समय लग जाता है, मेल और फीमेल दोनों को। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बच्चे का बायोलॉजिकल विकास हो रहा था, अब बाहर नेचर के गर्भ में बच्चे का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल विकास होगा, और सही मायनों में देखा जाए तो यही उसका वास्तविक जन्म होगा, जिसे ट्वाइस बॉर्न कहा गया है। और इस द्विज का रास्ता क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा से होकर जाता है, और यही जानने की इच्छा या जिज्ञासा जब तीव्र हो जाती है तो मुमुक्षा बन जाती है, यानी मुक्ति की आशा, जो राजा जनक को ही थी। लेकिन एक क्वेश्चन है, ट्वाइस बॉर्न कब होता है? जिज्ञासा के उठने पर या जिज्ञासा के शांत हो जाने पर? मेरा ये मानना है कि ना ही उठने पर और ना ही शांत होने पर। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो व्यक्ति जगत का और स्वयं का हर पहर हर पल अवलोकन कर रहा है वो जिज्ञासु है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल राह खोज लेता है वो जिज्ञासु है। और इसका कोई अंत नहीं है। देयर इज नो एंड एंड नो परफेक्शन, ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वेशन एंड रियलाइजेशन। एंड दिस पाथ ऑफ रियलाइजेशन इज द ट्वाइस बॉर्न इन इटसेल्फ। मैनी ऑफ हिस्टोरियन सेज कि वैदिक काल में द्विज उसे कहा जाता था जिसका उपनयन संस्कार हो गया है और जिसने यज्ञोपवीत धारण कर लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ इनको ही उपनयन संस्कार का अधिकार था, शूद्रों को उसका अधिकार नहीं था। और उसका कर्तव्य था द्विजों यानी ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। खैर, आप किस परसेप्शन के साथ जाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। मेरा ये मानना है कि ट्वाइस बॉर्न आपको कहीं ऐसे ही मिलता नहीं है, बल्कि ये घटता है, ये बनता है आपके अंदर। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और हर व्यक्ति इसे पाने का अधिकारी है। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, असीम जिज्ञासा। पहले बच्चों में 15 या 16 साल तक भी एक इनोसेंस देखने को मिलती थी, लेकिन आज ये 6 साल के बच्चों में भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया है। उनकी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा पूरी तरह से खत्म हो गई है। और इसका कारण है हमारा डेड एजुकेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, गार्बेज कंटेंट, डम सोसाइटी। ये क्यूरियोसिटी ही है जो एक क्लर्क को जीनियस एल्बर्ट आइंस्टीन बना देती है, जो सिद्धार्थ को गौतम बुद्धा बना देती है। याद रखना, जो सीख रहा है, जो जान रहा है, वही जिंदा है। जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। दूसरी मृत्यु हमारी तब आती है जब हम बायोलॉजिकली अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या जब हम शरीर से मर जाते हैं। कबीर साहब की भाषा में कहूँ तो जब माटी माटी में मिल जाती है। तीसरी मृत्यु हमारी तब आती है जब हम लोगों की यादों से पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट कि हम कोई क्राइस्ट या कृष्ण ना हो। हालांकि मरने के बाद आपकी फोटोज या अन्य चीजें अवेलेबल होंगी, लेकिन जो लोग इनसे रिलेट कर पाते हैं वो ही नहीं होंगे। और 100 साल या 150 साल बाद आप पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। ज्यादातर लोग अपना जन्मदिन ये सोचकर मनाते हैं कि वो 1 साल और जिए या 20 साल के हो गए, लेकिन कहा यह जाना चाहिए कि वो 20 साल से लगातार मर रहे थे। कई बार शब्द कुछ बताने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को छुपाने के लिए कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जन्मदिन सिर्फ एक प्रतीक है उस मृत्यु के सच को देखने का। भूटान के लोग लॉर्ड ऑफ द डेथ के लिए एक डांस फेस्टिवल मनाते हैं, पारो तेचू। पारो तेचू डांस तेचू फेस्टिवल की श्रृंखला का एक ओपनिंग डांस है, जो गुरु रिनपोचे या पद्म संभव की याद में बनाया जाता है। ये वही हैं जिन्होंने तिब्बत और भूटान में बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। पारो तेचू डांस फेस्टिवल को बच्चे, बड़े, बूढ़े सब सेलिब्रेट करते हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि हमेशा मृत्यु को याद रखना चाहिए, ताकि हम एक भी पल ना गंवाते हुए पूरी चैतन्यता के साथ में जीवन को जिए। याद रखना, बॉडी भले ही हर दिन मर रही हो, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस की ग्रोथ पूरी तरीके से हमेशा आपके कंट्रोल में होती है, क्योंकि आप ही हो जो नृत्य कर सकता है, गीत गा सकता है, साहित्य लिख सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड से लेकर चेतना की गहराइयों तक जा सकता है, या फिर जो इन सब का साक्षी हो सकता है। स्क्रिप्चर्स या शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने दम पर पशुओं से भी नीचे गिर सकता है, और चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। ये पूरी तरीके से उसके अपने हाथों में होता है, और ये सिर्फ तब किया जा सकता है जब आपको मृत्यु का आभास हो, क्योंकि डेथ
इज द अल्टीमेट मोटिवेशन। थैंक यू।